जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पंकज IAS के यूट्यूब चैनल पे। अभी जो हमारी बात हो रही है वो बात हो रही है BPSC शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और इसमें जो हमारी बात हो रही है वो फ़िलहाल GS खंड के लिए हो रही है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हमारा विषय चालू है, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर भी बात हो रही है, लेकिन अभी जो ऑनलाइन में बात हो रही है वो बात हो रही है हमारे GS सेक्शन के लिए। और GS सेक्शन में हमने अभी तक में जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट था, उस मूवमेंट में हमने 1857 के विद्रोह की बात कर ली। अब हम लोग बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक इतिहास की, भारत के संवैधानिक विकास की। और उस संवैधानिक विकास में हम लोगों ने संवैधानिक विकास को क्या किया था कि दो भागों में बांट लिया था। एक जो कंपनी के अधीन विकास हो रहा था और दूसरा जो क्राउन के अधीन विकास हो रहा था। तो आपको पता होगा कि कंपनी के अधीन जो विकास हुआ वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 तक के जो भारत शासन अधिनियम था वहाँ तक कंपनी के अधीन विकास हुआ। और उसके बाद फिर जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है तो उस विद्रोह के बाद फिर 1858 में जो भारत परिषद अधिनियम आता है या फिर भारत शासन अधिनियम आता है, तो वहाँ से जो विकास प्रारंभ होता है वो प्रारंभ किस आधार पर होता है? तो वह जो विकास होता है, वह जो प्रारंभ होता है वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन होता है। तो उस कड़ी में जो हम पहला कानून देखेंगे वह अधिनियम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1858। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो भारत परिषद अधिनियम 1858 है, यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम पारित होता है 2 अगस्त को। यह अधिनियम कब पारित होता है? तो यह पारित होता है 2 अगस्त को। लेकिन इस अधिनियम की जो भारत में घोषणा की जाती है वह घोषणा की जाती है 1 नवंबर 1858 को। और कहाँ पर घोषणा की जाती है? तो यह घोषणा की जाती है इलाहाबाद में। और किसके द्वारा घोषणा की जाती है? तो यह घोषणा की जाती है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह जो घोषणा है यह घोषणा की जाती है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और यह जो घोषणा है यह घोषणा कहलाता है महारानी का घोषणा पत्र, यानी कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वह कहा जाता है। अब इस 1858 के अधिनियम की जो विशेषता है वह क्या है? तो सबसे जो पहली विशेषता है वह विशेषता यह है कि अब भारत का जो शासन है, अब भारत पर जो शासन करेगा वह कौन करेगा? तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी। अब जो भारत पर शासन करेगी वह कौन होगा? तो वह ब्रिटिश क्राउन होगा, ब्रिटिश संसद होगी। ठीक है। तो भारत का यह पहला अधिनियम था जो किसके द्वारा पास किया गया? तो यह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पास किया गया, यानी कि ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जो पास किया गया अधिनियम था वह पहला अधिनियम था। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि अभी तक आपको पता होगा कि भारत पर जो शासन हो रहा था वह किसके माध्यम से हो रहा था? भारत पर जो शासन हो रहा था वह निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के द्वारा हो रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसके द्वारा भारत पर शासन हो रहा था। तो इसमें से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यानी कि जो निदेशक मंडल था, उसका अधिकार अब किसको दे दिया गया? तो भारत सचिव नाम का एक पद सृजित किया गया और उस भारत सचिव को नियंत्रक मंडल का पूरा अधिकार दे दिया गया। भारत सचिव को नियंत्रक मंडल का पूरा अधिकार दे दिया गया। और अब भारत पर जो शासन करेगा वह कौन करेगा? तो वायसराय करेगा। और इस वायसराय जो भारत पर शासन करेगा तो वह किसके माध्यम से करेगा? तो भारत सचिव के माध्यम से वायसराय भारत पर शासन करेगा। और वायसराय को शासन करने के लिए जो मदद करेगा वह कौन करेगा? तो वह भारत सचिव करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर
भारत सचिव का जो पद था, इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई, एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसमें से कि 8 सदस्य का जो मनोनयन होता है, जो नियुक्ति होती थी, वह कौन करेगा? तो वह ब्रिटिश क्राउन करेगा। और जो 7 सदस्य थे उनका जो चयन है वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह कंपनी के द्वारा किया जाएगा। भारत सचिव भारत पर शासन करेगा। किसके माध्यम से शासन करेगा? तो वायसराय के माध्यम से शासन करेगा। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें से कि 8 सदस्य जो है उसका चुनाव कौन करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन करेगा, यानी कि ब्रिटेन की महारानी करेगी। और जो 7 सदस्य है उसका चयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कंपनी के द्वारा किया जाएगा और इसके माध्यम से भारत पर शासन किया जाएगा। ठीक है। फिर यह जो भारत सचिव है, यह जो भारत सचिव है, इसका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो इसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अभी तक क्या कर रहे थे? भारत में व्यापार कर रहे थे, और व्यापार करने के साथ साथ क्या कर रहे थे? तो भारत पर शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? एक तो भारत पर व्यापार कर रहे हैं, दूसरा भारत पर शासन कर रहे हैं, तीसरा भारत से धन ले जा रहे हैं। अब इन तीनों को रेगुलेट करने के लिए एक अधिकारी है जो ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि भारत से व्यापार करने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए, भारत से धन ले जाने के लिए एक अधिकारी ऊपर बैठा हुआ है। और इस अधिकारी का वेतन कहाँ से आएगा? तो वह भी भारत के राजस्व से आएगा। यानी कि मैं आपके घर खाना खा रहा हूँ, उस खाना खाने के बदले में मैं आपसे पैसा भी ले रहा हूँ, ठीक है। और उस पैसा लेने के बदले में मैं जो आपके घर खाना खा रहा हूँ, आपके घर से पैसा ले रहा हूँ टैक्स के रूप में, उसके एवज में मुझे आपसे मंथली वेतन भी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि पूरी तरह से भारत का जो शोषण है वह प्रारंभ हो गया। कहाँ से प्रारंभ हो गया? तो यहाँ से प्रारंभ हो गया, और बहुत बेहतर तरीके से हो गया कि मुझे आपसे धन लेने के लिए भी महीने का धन चाहिए, एक मंथली सैलरी चाहिए। क्यों भाई? तो इसलिए कि मुझे आपसे धन लेना है। क्लियर है? चलिए, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858, जो 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश की संसद में, ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ। और भारत में इसकी घोषणा कब हुई? तो 1 नवंबर 1858 को, जब लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861, या फिर इसको भी हम कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं या फिर भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। और ये कौन सा है? तो ये 1861 का है। यह अधिनियम अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि आज आप देखते हैं कि आज जो भारत की शासन व्यवस्था है वह किस तरह की है। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था है। और उस संसदीय व्यवस्था में क्या क्या होता है कि कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई रेल मंत्री होता है, कोई उद्योग मंत्री होता है, कोई गृह मंत्री होता है, कोई रक्षा मंत्री होता है। यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का चीज है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है कि एक व्यक्ति किसी एक चीज से संबंध है, उसका पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो यह जो 1861 का अधिनियम है, वास्तव में भारत के जो संवैधानिक प्रगति है, भारत का जो संवैधानिक विकास है, वास्तव में उसकी जो नींव पड़ी है वह इस 1861 के अधिनियम से पड़ी है, क्योंकि इसी में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ।
जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ होता है भारत में, वह इसी 1861 के अधिनियम से होता है और यहीं से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है। और इसी में तुम आगे जाके देखोगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम की जो व्यवस्था है वह भी इसी अधिनियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया कि जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था, तो उसमें क्या था कि पहले 4 सदस्य लिए गए थे, बाद में फिर उसको 3 कर दिया गया, लेकिन इस अधिनियम में वापस से उस परिषद को 4 से बढ़ा करके उसकी संख्या 5 कर दी गई। यानी कि अब फिर से वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 5 होगी। और यह जो 5वां सदस्य होगा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, जो 5वां सदस्य होगा, तो वह कैसा सदस्य होगा? तो भाई वह विधिवेत्ता होगा, वह कानून का ज्ञाता होगा। यानी कि जो व्यक्ति कानून को बहुत अच्छे से जान रहा होगा, जो विधिवेत्ता होगा, वही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का 5वां सदस्य बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वो कहाँ व्यवस्था की गई? तो 1861 के अधिनियम में। ठीक है, फिर इसी अधिनियम में क्या किया गया कि वायसराय का जो परिषद था, जिसको कि हम लोग कार्यकारिणी परिषद के नाम से जानते हैं, तो यह जो परिषद है इसी को विधायी संस्था बना दिया गया। वायसराय की परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। विधायी संस्था कहने का मतलब क्या होता है? कि वैसी संस्था जिसको विधायन करने का अधिकार हो। विधायन करने का मतलब क्या? नहीं, विधायन करने का मतलब होता है कि जिसको कानून बनाने का अधिकार हो। विधि का मतलब होता है कानून और विधायन का मतलब होता है कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, तो वैसी संस्था जिसको कानून बनाने का अधिकार हो, जैसे आज हमारा संसद, हमारी संसद कैसी संस्था है? हमारी संसद विधायी संस्था है, उसको विधायन का अधिकार है। तो उसी तरह से भारत परिषद का जो अधिनियम था, भारत परिषद का जो संस्था था, उसको विधायन का अधिकार दे दिया गया, उसको एक विधायी संस्था बना दी गई। यानी कि अब जो भी कानून बनेगा तो उसका अधिकार किसके पास होगा? तो इस परिषद के पास होगा। ठीक है, अब इसी में क्या किया गया, चूंकि मंत्रिमंडल व्यवस्था का प्रारंभ यहाँ से हो चुका है, तो इसमें क्या किया गया कि वायसराय का जो परिषद था, वायसराय के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, विधायन का अधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो यहाँ एक नियम और लाया गया कि यह जो वायसराय का परिषद होगा, तो इसको कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार होगा। और जितने भी सदस्य मनोनीत होंगे, 6, 8, 10, 12 जितने भी सदस्य मनोनीत होंगे, 6 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जितने सदस्य मनोनीत होंगे उसमें से जो आधे सदस्य होंगे, जैसे मान लो कि 8 सदस्य का मनोनयन किया गया इस परिषद में, तो 8 सदस्य में से आधे कितने हो गए? 4। तो ये जो 4 सदस्य होंगे, ये 4 सदस्य कैसे होंगे? तो ये 4 सदस्य गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी कहने का मतलब कि ये लोग ब्रिटिश नहीं होंगे। ब्रिटेन की जो संस्था है, जो कंपनी, जो अब क्राउन का शासन है, तो उस शासन से संबंधित नहीं होंगे। यानी कि अब यहाँ पर भारतीयों के मनोनयन का, भारतीयों के निर्वाचन की संभावना बढ़ गई। तो आधे सदस्य जो हैं वो क्या होंगे? तो मनोनीत होंगे और उनका जो कार्यकाल होगा वह कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो वह कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वह जो कार्यकाल है वह कितने दिन का होगा? तो 2 वर्ष का होगा। और इन सदस्यों को सिर्फ कानून बनाने में सहायता करनी है। ये सदस्य सिर्फ कानून बनाने में सहायता करेंगे, इसके अलावे और कुछ नहीं। और अगर वायसराय चाहे तो इन सदस्यों के मत की अवहेलना कर सकता है। यानी कि वायसराय पर कोई प्रेशर नहीं है कि ये सदस्य क्या बोल रहे हैं।
अगर ये सदस्य बोलेंगे कि ये कानून बनाना है और वायसराय को लगेगा कि नहीं ये कानून नहीं बनाना है, तो वायसराय उस कानून को खारिज कर देगा, उसको अस्वीकार कर देगा। ये वायसराय के ऊपर निर्भर करता था। तो ये इस कानून की विशेष परिस्थिति थी। और दूसरी चीज कि आज भी देखते हो कि अगर भारत का संसद दो भाग में है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, अगर दोनों में से कोई भी हाउस, ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा अगर फंक्शन में हो, जैसे अभी लोकसभा भी कार्य में नहीं है, वहाँ भी शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी इस वक्त अगर हमको किसी जरूरी मुद्दे पर कोई कानून चाहिए तो उस कानून के लिए हमारे पास क्या प्रावधान है? तो उस कानून के लिए हमारे पास प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है वो अभी अधिसूचना जारी कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है। तो ठीक उसी तरह से अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको दे दिया गया? तो वायसराय को दे दिया गया कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो अध्यादेश या अधिसूचना या फिर ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा? तो वायसराय। जैसे कि आज के डेट में होता है कि अगर दोनों में से कोई भी हाउस फंक्शन में नहीं है, अभी दोनों हाउस शीतकालीन सत्र के बाद समाप्त हो चुका है, अगला जो सत्र प्रारंभ होगा वो ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, तो उससे पहले जो कोई भी ऑर्डिनेंस हमको चाहिए तो वो कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह से आज के समय में, तो उस समय में जो वायसराय था उसको यह अधिकार दे दिया गया कि अगर विशेष परिस्थिति में कोई भी अध्यादेश जारी करना हो, कोई भी नियम बनाना हो, तो वह जारी कौन करेगा? तो वायसराय करेगा। अब इस अधिनियम की अगली जो शक्ति है तो वही चीज है कि वायसराय को नियम बनाने, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अब चूंकि ऑर्डिनेंस जो है वो वायसराय पारित करेगा, तो नियम बनाने की शक्ति भी किसके पास होगी? तो वायसराय के पास होगी। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि जो विभागीय प्रणाली हुई बताए, तो उसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसी अधिनियम से की गई थी। और भारत में किसकी शुरुआत हो गई? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत, जो भी चर्चा की है कि जिस तरह से आज का समय में काम हो रहा है कि कोई शिक्षा मंत्री है, कोई राज्य मंत्री है, कोई रेल मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई गृह मंत्री, तो ठीक उसी तरह से जो पोर्टफोलियो सिस्टम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी वो 1861 के अधिनियम से की गई थी। ठीक है। फिर अभी जो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में क्या है, जो भारत में शक्ति है उस शक्ति का विकेंद्रीकरण हो चुका है। संघ के पास अलग शक्ति है और राज्य के पास अलग शक्ति है, दोनों अपनी अपनी शक्ति का अलग अलग इस्तेमाल करता है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण है। तो शक्ति के विकेंद्रीकरण का जो नींव प्रारंभ हुआ वह इसी अधिनियम से प्रारंभ हुआ 1861 से। चूंकि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, हमने देखा था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को क्या किया गया था कि बंगाल के अधीन कर दिया गया था, और सारे अधिनियम जो पारित होते थे, जो बनाए जाते थे, वह किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा। लेकिन इस अधिनियम से क्या किया गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी अपने नियम बनाने के अधिकार दे दिए गए। यानी कि अब शक्ति का जो विकेंद्रीकरण, जो हम आज देखते हैं केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, कमिश्नरी के स्तर पर, और फिर पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, मुखिया से लेकर के भारत के राष्ट्रपति तक जो शक्ति अलग अलग लेवल पर बंटी हुई है, तो उसका जो भ्रूण रूप है, उसका जो बीज रूप है, वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो इस अधिनियम में देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है? कि जब बंगाल से अलग करके बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। फिर इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो वायसराय का परिषद है, अगर वायसराय को ऐसा लगता हो कि मेरे परिषद का नियम या फिर मेरे परिषद का सलाह मानने योग्य नहीं है,
तो वायसराय जो है वह स्वतंत्र है अपने परिषद के नियमों को, अपने परिषद के निर्णय को ना मानने से। जैसे आज के डेट में कोई अधिनियम बना, ठीक है, संसद ने किसी अधिनियम को पास किया, अब वह जाएगा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए, और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं भाई यह अधिनियम पारित नहीं होना चाहिए, वह उस पर साइन नहीं करेगा। हालांकि भारत के राष्ट्रपति के पास आज बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, वह या तो उस पर साइन कर सकता है या उसको वापस लौटा सकता है, लेकिन एक तीसरा भी अधिकार है उसके पास, हाँ, पॉकेट वीटो। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि उस पॉकेट वीटो में कोई ऐसा नियम नहीं है कि राष्ट्रपति उसको कब तक वापस करे, ऐसा कोई पॉकेट वीटो उल्लेखित नहीं है। लेकिन ऐसा कोई टाइम फ्रेम भी उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति उस अधिनियम को कब तक वापस करेगा। तो राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको अपने टेबल पर रख सकता है बिना साइन किए हुए, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया, भारत कौन सा अधिनियम था बताओ, हाँ कौन सा अधिनियम याद है? डाकघर अधिनियम था, राजीव गांधी के समय में आया था, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस पर कभी साइन ही नहीं किया। तो इसी तरह से अगर राष्ट्रपति आज के डेट में साइन ना करे तो अधिनियम कभी पारित ही नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि थोड़ा सा ढका छुपा रूप। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया कि अगर वायसराय चाहे तो वह सीधे सीधे इनकार कर सकता है उस नियम को मानने से। जैसे भारत का राष्ट्रपति चाहे तो सीधे सीधे इनकार नहीं कर सकता है, वह क्या करेगा, उस अधिनियम को लेगा, पेपर को, उसको मोड़ करके अपने जेब में डाल लेगा और फिर भूल जाएगा कि मेरे पॉकेट में कोई अधिनियम भी है। लेकिन यहाँ क्या था कि वह सीधे सीधे इनकार कर देगा कि भाई हम साइन नहीं करेंगे, हम इस नियम को नहीं मानते हैं। वह नियम क्या होगा, तो खारिज हो जाएगा, वह बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। ठीक है, फिर अभी बताए कि इसी अधिनियम में चूंकि गैर सरकारी सदस्य के मनोनयन की बात की गई थी, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। तो यहाँ पर पहली बार भारतीयों को भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नामित किया गया था। और वो भारतीय कौन था, तो बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सर दिनकर राव। तो बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सर दिनकर राव, ये 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ये 3 व्यक्ति थे जो पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले नामित किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा अधिनियम है वह अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब इस अधिनियम में क्या हुआ था कि पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। निर्वाचन पद्धति जो आज आप देख रहे हैं, उस पद्धति की जो पहली बार बात की गई थी वह किस अधिनियम में बात की गई थी, तो वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम में बात की गई थी। और इसमें पहली बार भारत परिषद अधिनियम की चर्चा की गई थी। इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक है, फिर इसी अधिनियम में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी वह क्या चीज़ थी, तो इस अधिनियम की जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि पहली बार जो भारतीय सदस्य हैं, चूँकि भारतीय सदस्य को 1861 में मनोनयन का अधिकार मिला कि अब भारतीय सदस्य जो हैं 1861 के अधिनियम के बाद से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मनोनीत हो सकते हैं। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का, तो 2 वर्ष का। अब यहाँ पर क्या किया गया कि इनको जो बजट है उस बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार या फिर बजट पर मतदान करने का अधिकार
नहीं दिया गया। यह 1892 के अधिनियम की सबसे बड़ी बात थी कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने या फिर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यह 1892 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहीं पर भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की बात की गई, भले ही वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, लेकिन निर्वाचन पद्धति की बात की गई और निर्वाचन प्रारंभ हुआ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आती है और फिर मताधिकार का विस्तार होता है। क्लियर है? चलिए फिर ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।